नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात मिडिल ईस्ट की जंग की। ईरान जंग में लगातार बड़े झटके मिल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को बेहद ही बेचैन इन झटकों ने कर दिया। ट्रंप अपने सहयोगियों के बीच में अलग थलग पड़ गए, तो घरेलू सियासत में भी उनका रुतबा फिलहाल घटता नजर आता है। लोकप्रियता का ग्राफ अर्श से फर्श पर आ चुका है। अब ऐसे में हताश निराश डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अंतिम प्रहार की चेतावनी दे रहे हैं। वैसे तो ट्रंप कई बार ऐसे हुंकार भर चुके हैं और ईरान भी उस हुंकार पर लगातार ललकार भरता आया है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप काफी स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं। अंतिम प्रहार की चेतावनी, ईरान ने एक तरह से सरप्राइज अटैक के लिए तैयार रहने को कह दिया है पलटवार करते हुए। अब ऐसे में एक बार फिर से महाविनाश की आशंका जाहिर की जा रही है। आखिर क्या है ट्रंप का बारूदी बयान? हॉर्मुज़ को लेकर ट्रंप की नई चाल पर कैसे ईरान ने ठोकी है ताल? करेंगे इसको लेकर विस्तार से चर्चा। कहने को तो मिडिल ईस्ट में फिलहाल सीजफायर है, लेकिन तनाव पूरी तरह से आसमान पर है। सच तो यह है कि इस दौरान दोनों पक्षों की खतरनाक प्लानिंग हुई और इस वजह से एक ऐसा बारूद तैयार हो चुका है जो इस बार फटेगा तो महाविनाश ले आएगा, महाप्रलय ले आएगा। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शांति के बाद आने वाला है एक ऐसा भयंकर तूफान जो पूरी दुनिया में तबाही का सबब बन जाएगा। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप हर बार ये धमकी देते हैं कि भाई वो ईरान को खत्म कर देंगे। धमकी भरे बयान तो अब उनकी आम बोलचाल का हिस्सा हो चुका है, लेकिन हर बार ट्रंप के बयान को हल्के में ले लिया जाता है और हर बार उनके बयान को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की और इससे एक तरह से ईरान को धमकी माना जा रहा है। इस तस्वीर में क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। इस तस्वीर पर लिखा है कि तूफान आने वाला है और जो आने वाला है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इससे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई और सीधी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रमों पर पीछे हटने और अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार किया तो अमेरिका महीनों तक नाकेबंदी जारी रखेगा। ट्रंप का क्लियर कट साफ कहना है कि हॉर्मुज़ सहित ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका नौसेना की नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान सरेंडर करके बातचीत की टेबल पर नहीं आ जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये नाकेबंदी बमबारी से भी ज्यादा असरदार है। ट्रंप ने बेहद आक्रामक भाषा में कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था दम घुटने की स्थिति में पहुंच रही है। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के विकल्प से पीछे नहीं हटेगा और इस बार ये फाइनल प्रहार होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। हॉर्मुज़ के जरिए तेल सप्लाई को ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों पर ईरानी और निगरानी करेगी और जहाजों की रोकथाम भी लगातार जारी रखेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने और ईरान पर अंतिम प्रहार की ट्रंप की ये चेतावनी। देखिए, ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ये सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ये पोस्ट किया, ट्रुथ सोशल मीडिया पर। द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आने वाला है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि और उसे कोई रोक नहीं सकता जो आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी भी देते हैं और ये दर्शाते भी हैं। देखिए, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने और ईरान पर अंतिम प्रहार की ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने भी हर बार की तरह तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप की चेतावनी पर पलटवार किया। ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को आर्थिक युद्ध करार दे दिया है और ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका दबाव में कतई वो झुकने वाला नहीं है। ईरान तो ये क्लियर कट कह रहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जो की गई वो अवैध है। अमेरिका दुनिया को डराकर तेल बाजार कंट्रोल करना चाहता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान अभूतपूर्व और हैरान करने वाला जवाब जरूर देगा। ईरानी सेना ने भी चेतावनी दे दी कि अब तक उसका संयम सिर्फ कूटनीति को मौका देने के लिए था, यानी अगर दबाव बढ़ा तो सैन्य जवाब भी आने वाले वक्त में आए, ये संभव है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया था कि पहले नाकेबंदी हटाई जाए और उसके बाद परमाणु बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन ट्रंप ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और फिर बड़ी चेतावनी दी। अब ऐसे में एक बार फिर दुनिया में टेंशन बढ़ गई, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में और खतरनाक युद्ध छिड़ सकता है।
जाहिर है तेल संकट बढ़ेगा और अभी ही तेल की कीमत पिछले 4 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। ऐसे में तेल और महंगा हो जाएगा, जिससे वैश्विक महंगाई भी बढ़ सकती है, जिससे पूरी दुनिया में एक ऐसा आर्थिक संकट पैदा होगा जो किसी भी महायुद्ध से भी विनाशकारी होगा। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं कि हॉर्मुज की जंग दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेल देगी। ट्रंप का फाइनल प्रहार मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। ईरान का ये सरप्राइज अटैक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या बनने वाला है, करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहन कुमार जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी भी कनेक्ट हैं और विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शशि अस्थाना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो आखिरी प्रहार वाला दाव है या चेतावनी है, वो कितनी गंभीर है सर? कितनी गंभीरता से इसे देखते हैं आप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। उनकी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। प्रॉब्लम क्या है कि ईरान जो शर्तें बोल रहा है उसको वो मान तो सकते नहीं। अगर वो किसी ऐसे समझौते से पहले ब्लॉकेड हटा देते हैं जिसमें जो ओबामा के समझौते से अच्छा नहीं है, यानी कि जो पहले ईरान डील हुई थी उसमें ये बोला था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, लेकिन एनरिचमेंट के ऊपर रुकावट होगी ये नहीं बताया गया था, और एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर भी कोई वो कौन रखेगा ये भी कोई उस समय ये मुद्दा था ही नहीं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस समय खुला हुआ था। तो इस सिचुएशन को लेके अगर प्रेसिडेंट ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में जाते हैं तो पक्का पक्का हार जाएंगे, और उन्हें पता है कि मैं हारा तो मेरा इम्पीचमेंट हो जाएगा, तो वो बौखलाए हुए हैं। और इससे ज़्यादा अगर उन्हें अचीव करना है तो उनके पास दो विकल्प हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर वो बोल रहे हैं, जैसे वो धमकी दे रहे हैं कि तूफान आने वाला है और मैं लड़ाई लड़ूंगा, देखिए लड़ाई लड़ने में भी कुछ नहीं होने वाला। वो जमीन पर सोल्जियर नहीं उतार सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले 2 महीने में एक भी शिप अंदर नहीं घुसा है, क्योंकि वो इतना क्लोज आ जाता है उनकी मिसाइल से, ईरान की मिसाइल से, कि बड़े से बड़ा शिप जो है, चाहे अगर एम्फीबियस शिप अंदर घुसेगा तो वो कैजुअल्टी होने के चांसेस हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन ईरान 4 गुना बड़ा है इराक से और 2 गुना बड़ा है अफगानिस्तान से, तो वो भी एक विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। सो विकल्प सिर्फ रह जाता है बमबारी का। बमबारी वो कर सकते हैं। अब बमबारी में क्या होने वाला है आगे, जो कुछ बाहर टारगेट थे वो तो हो गए बर्बाद, जो टारगेट टनल के अंदर हैं वो बर्बाद नहीं होंगे जितनी मर्जी बमबारी कर लो। तो अब एक डिमिनिशिंग रिटर्न वाली सिचुएशन आ गई है कि अब आप और ज्यादा करेंगे तो नुकसान शायद ना हो। तो अब मुसीबत ये आ रही है कि ब्लॉकेड को लंबा खींचना अमेरिका के लिए ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि ईरान तो अपनी जगह बैठा है, मिसाइलें लेके अपनी धरती पे बैठा है। अमेरिकी हैं वो जहाज जो समुद्र में अपने वाटर से इतनी दूर जाके वहां पर बैठे हुए हैं, और उनके सोल्जर वहां डिप्लॉयड है बीच समुद्र के अंदर। तो ये जो है ये दोनों के लिए तकलीफ दायक है, जो ब्लॉकेड भी है और जो आगे की स्थिति है। अब चक्कर ये है कि दोनों को ही झुकना पड़ेगा। जो काम कर रहे हैं दोनों गलत कर रहे हैं। दोनों ने जो खाड़ी का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है जो ईरान ने किया है वो भी गलत है इंटरनेशनल रूल के मुताबिक, और जो अमेरिका कर रहा है वो भी गलत है। गलत दोनों हैं। सर आखिर बात तो यही है कि आखिर सही कौन गलत कौन, क्योंकि गलत तो दोनों ही है। मिडिल ईस्ट की तरफ से भी ईरान को क्लियर कट यहाँ पर ये कहा जाए कि उनको लिबर्टी भी नहीं दी जा सकती, और अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उन्हें जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन सिरोही सर, कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट है, क्योंकि इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ खोया है और अभी भी नुकसान पा रखे हैं। जेडी वेंस ने तो भरी मीटिंग में भी कह दिया कि भाई आपको एक तरह से रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात इससे जुदा हैं, और अभी भी अगर नहीं समझे तो आने वाले वक्त में स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी। जल्दी कंट्रोल करना होगा। क्या ये उसी तरह की धमकी है क्या? नैना जी, जो अभी जनरल साहब ने, अस्थाना साहब ने जो कहा है मैं बात उन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हुआ कह रहा हूँ। जरूर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, एक तरफ तो पीस टॉक्स चाहते हैं, दूसरी तरफ वो जो है बार बार ईरान को धमकी देते हैं। और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ ईरान वो देश नहीं है जो धमकियों के आगे झुक जाएगा।
आपको कुछ ना कुछ मिडिल ग्राउंड आपको तय करना पड़ेगा, और उसी तरीके से मिडिल ग्राउंड ईरान को तय करना पड़ेगा अगर आप उनके साथ कोई ना कोई समझौता चाहते हैं। अगर आप पहले दिन से ही अड़े हुए हैं कि जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, वो तो वो पहले भी मना कर चुका है, तो नई चीज इसमें कुछ नहीं है। 28 फरवरी से पहले जब बातचीत चल रही थी, 3 राउंड टॉक्स का हो चुके थे, उस समय काफी क्लोज थे डील के, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है बेंजामिन नेतन्याहू की बातों में आकर, जो कि लड़ाई अमेरिका की नहीं थी, लड़ाई जो है इजराइल की थी, और इजराइल ने किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को इन्वॉल्व कर लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई जो ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो अपनी पब्लिक को ये बता सके कि मैं इस मकसद से लड़ाई लड़ने गया था और मैंने ये मकसद हासिल कर लिया है और हमारी जीत हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे जनरल साहब ने बताया, ईरान ने ब्लॉकेड किया तो अमेरिका ने ब्लॉकेड कर लिया। तो इंटरनेशनली अगर जो है मैरीटाइम स्ट्रेटजी या सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, दोनों ही गलत है। तो हासिल क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप साहब को? लड़ाई से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आराम से खुला हुआ था, लोग जो है शिप्स आ जा रहे थे। ये लड़ाई का जो है उसके बाद, लड़ाई के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बिग मुद्दा बन गया, और वो ऐसा मुद्दा बन गया कि अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ब्लॉकेड रखेंगे तो इनका रेजिस्टेंस जो है ईरान करेगा, और ईरान की जो पूरी कोशिश होगी कि ये जो है उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अरेबियन सी से कोई भी जहाज हमारी तरफ बढ़ेगा हम उसको बर्बाद कर देंगे। तो नैना जी, सवाल इस चीज का है कि कहाँ पे दोनों को जो है एक मिडिल ग्राउंड में आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो ये ब्लॉकेड चलता रहेगा। इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं अभी 120-125 डॉलर के हिसाब से बैरल बिक रही है, 140 जाएगा, दुनिया में हाहाकार मचेगा। तो उसके लिए जिम्मेवार ईरान कम होगा, अमेरिका ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, अब तो बार बार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं कि वो ब्लॉकेड लगा रहे हैं, ब्लॉकेड और बढ़ाएंगे, यूएसएस उनके जिब्राल्टर फोर्ट जो पहले ही तैनात हैं, अब और भी उनके ऐसे ही बड़े युद्धपोतों की तैनाती की जा रही है ब्लॉकेड को लेकर। क्या ग्राउंड ऑपरेशंस का वक्त आ चुका है? निपुण आलम बायन जी, अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो बड़े फाइनल प्रहार की बात की जा रही है, आखिर वो किस तरह का हो सकता है? और क्योंकि कितना तो उसको तोड़ा जा चुका है ईरान को, ईरान पर बड़े एक्शंस हो चुके हैं, आखिर किस तरह के अब ऑप्शंस अमेरिका के सामने हैं? निपुण जी। अच्छा, निपुण जी से शायद कनेक्शन का कुछ इशू हो रहा है। मैं यही सवाल जो है मैं करना चाह रही हूँ अरविंद सिंह तेजावत जी से। अरविंद जी, आपके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के क्या मायने हैं, उसको डिकोड जरा कीजिएगा। क्या ऑप्शंस उनके सामने नजर आते हैं कि उनका फेस सेविंग भी हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप है वो ऐसे ही बयान देते रहेंगे, पर इससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। हालांकि ईरान इसकी धमकियों को गंभीरता से ना ले। हाँ, नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए, पर ईरान उनकी धमकियों को गंभीरता से लेता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर वह धमकियों को गंभीरता से नहीं लेता है और अचानक से कोई हमला हो जाएगा तो ईरान के लिए वाकई बहुत मुश्किल हालत हो जाएंगे। हमें उनकी धमकियों को कोई गंभीरता से, भारत को इसलिए नहीं लेना चाहिए। इसका कारण ये कि अमेरिका को अभी तुरंत हमला करने का कोई खास बड़ा फायदा नहीं है। और मैं पैनल से हट के थोड़ा सा अलग विचार रखता हूँ, वो ये है कि अभी ईरान वाकई चिंतित है। कारण ये कि इस ब्लॉकेज के कारण ईरान के जो जितने भी जो तेल के कुएं हैं वो अपनी पूरी क्षमता से तेल निकाल नहीं पा रहे हैं। और हमें पता है कि अगर यह निकालना उन्होंने बंद कर दिया तो फिर दरअसल उसमें पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो मशीनों से उनको वापस निकालना, सब कुछ करना, उनको ठीक करना वाकई एक चैलेंजिंग काम है। तो काफी नुकसान होगा ईरान को। दूसरी तरफ अमेरिका को फायदा ही फायदा हो रहा है, क्योंकि इसके कारण उसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है चीन, वह दिन रात परेशान रह रहा है, और उसका जो खासकर तेल है वो काफी महंगा हो चुका है। उसके कारण वहां पे जो उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है, और जो डेवलपमेंट की जो गति जिस तरीके से होनी चाहिए वो रुक गई है। अमेरिका अंदर ही अंदर भारत को भी प्रतिद्वंदी मानता है, भारत के लिए भी ये परेशानी का सबब है। और दूसरी तरफ उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा बनने के लिए जापान को तेल के टैंकर भेज दिए हैं। खुद के अपने उसके जो तेल के कुएं हैं वो दरअसल जो 6 महीने का रिजर्व होना चाहिए वो उससे ज्यादा ही है उसके पास, और ऐसे में वो चाहता है कि बिके। और अगर वो महंगे दामों पे अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है तो उससे ज्यादा मजेदार चीज क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि ईरान ने और अमेरिका ने
दरअसल कूटनीति की परिभाषा भी बदल दी है और दरअसल दुनिया कैसी दिखनी चाहिए कूटनीतिक तौर पर वो बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। ईरान ने जहां एक तरफ ये घोषणा कर दी है कि देखिए अमेरिकी वर्चस्व वाली दुनिया को हम नहीं मानते हैं और जो मानेगा उसके लिए भी काफी चैलेंज है। ये बाकी सारे लोगों ने भी महसूस किया है कि अगर अमेरिकी वर्चस्व होगा तो दुनिया हमेशा बारूद के ढेर पर बैठी रहेगी, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो बारूद बनाने और हथियार बनाने वाले लोग हैं उनके लिए कमा के देना पड़ेगा, क्योंकि वो मूलतः उन्हीं के एजेंट हैं। तो यह एकदम साफ हो गया है। पर अगर यह मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है जिसके लिए ईरान ने एक तरीके से अमेरिका की रथ के पहिए को रोक दिया है, तो ये वाकई मुझे लगता है तो बहुत ही कहना चाहिए कि जो सोचने का तरीका है खासकर कूटनीति में जो उथल पुथल करनी चाहिए वो मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में हुआ है नैना जी। अब देखिए ना, यही बात है कि एक तो एक तरफ मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कई जगहों पर ये दावा किया जा रहा है कि भाई उसके लिए फाइनल स्ट्राइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अलग अलग तरह के जो तर्क यहाँ पर एक तरह से दिए जा रहे हैं। मेजर मोहन कुमार जी, इस बात को ज़रा समझाइएगा जिसका जिक्र अभी तेजावत जी ने कहा मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर। उस मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो अगर बड़ी तस्वीर बनती है और उसमें अमेरिका कमज़ोर पोजीशन में नज़र आता है और मान लीजिए कि कमज़ोर नहीं, अगर वो कमजोर हो भी या नहीं, अगर चाइना या ईरान अगर मजबूत हो जाते हैं या चाइना और रशिया अगर मजबूत हो जाते हैं तो वो तो एक बहुत बड़ा फेल्यूर डोनाल्ड ट्रंप के लिए होगा ना। फिर तो वो कितनी ही धमकी क्यों ना देते रहे, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल नैना जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डेफिनेटली आज दुनिया में सभी लोग यही सवाल, हर कोई यही सवाल का जवाब जानना चाहता है कि इस लड़ाई के बाद क्या होने जा रहा है। ये हर किसी के जहन में यही सवाल है। देखिए, जैसा कि अभी हमारे जनरल साहब ने भी बोला है इस बात को, मैं इसी बात को और तेजावत जी की बात को दोनों को मिला के मैं एक बात जो सामने रखना चाहता हूँ आपके सामने नैना जी। देखिए, चाइना जहाँ तक चाइना का जो कंसर्न है वो आज की तारीख में रशियन का जो प्रोडक्शन है उसका 43% चाइना खरीद रहा है। इसका मतलब चाइना को चीप क्रूड ऑयल इज ऑलरेडी अवेलेबल, उसमें कोई उसको शक नहीं है। ईरान से उसका डेफिनेटली बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट होता था जो अभी अफेक्टेड है, बट नेवरदलेस चाइना का जो प्रोडक्शन बेस है मुझे लगता नहीं उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। दूसरी बात देखिए, जो आने वाली हम जो सिनेरियो देख रहे हैं, जो एक न्यूज मैंने अभी पढ़ा है कि जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है गेराल्ड R4, जिसके लिए उन्होंने बोला कि ये कुछ ही दिनों में मिडिल ईस्ट छोड़ने वाला है। मतलब अमेरिकन जो है अपनी फोर्सेस को कम कर रहे हैं। अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग ये हो सकता है कि इट इज ए प्लॉय कि भाई जस्ट एक पिक्चर ऐसा देना चाहते हैं और कि बड़ा अटैक करना चाहते हैं, लेकिन पिक्चर दुनिया में ऐसा दे रहे हैं कि हम अपनी फोर्सेस को रिड्यूस कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो एक तो इसका सिग्नल ये है। और दूसरी बात नैना जी, जो ये सीज फायर का ब्रेक मिला है, इसको हम बोलते हैं मिलिट्री लैंग्वेज में, इसको यूज किया जाता है रीग्रुपिंग के लिए। तो दोनों ही पार्टीज ने, दोनों ही यूएस एज वेल एज ईरान, दोनों ने अपने आप को रीग्रुप कर लिया है, रीअलाइन, और कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो रीअलाइन कर लिया है कि आगे आने वाली लड़ाई अगर हमको करनी पड़ेगी वो किस तरह से होगी और क्या क्या हमको उसके लिए हमको पैराफिनेलिया चाहिए, कैसा सपोर्ट बेस चाहिए, उसकी भी तैयारी। बात तो यही है ना कि आखिर इस धमकी को किस रूप में अगर देखा जाए तो बात तो यही हो जाती है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप रणनीति क्या तैयार कर रहे हैं, उनकी धमकी आखिर किस रूप में है। आपने ये बात तो बिल्कुल ही दुरुस्त कही कि जिस रूप में है अब उसमें तैयारी बहुत मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद में बड़ी तस्वीरें बदल गई। यही मैं निपुण आलम बाइन जी से भी समझना चाह रही हूँ। निपुण जी, अमेरिका के सामने ऐसी कौन सी अभी भी ये कहा जाए तुरुप के इक्के बाकी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई कि अब तो तूफान आने वाला है, फाइनल स्टॉर्म इज कमिंग, और ऐसा कोई ताकत नहीं है जो कंट्रोल कर पाए। निपुण जी। नैना जी, मैंने सभी को सुना और हमारे काफी बुजुर्ग हैं जिन्होंने अनुभव लिया है, काफी समझ में बात को रखा। अभी तेजावत जी ने इस बात को रखा, मैं इस बात को भी मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है उसको बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, ईरान तो इसको सीरियसली लेगा, इसमें दोहराई नहीं है।
और ईरान क्यों सीरियसली लेगा, क्योंकि अटैक होने की पॉसिबिलिटीज बनती है। क्यों बनती है, देखिए आज 30 तारीख है हमारी, और कल हम देखें तो 60 दिन का जो एक टेन्योर है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जो एक प्रेसिडेंट को पावर होती है, वो पूरा होने वाला है। अब उनको इस बात को लेकर जाना पड़ेगा सीनेट के सामने, और सीनेट क्या अप्रूवल देती है उसके बाद भी बहुत सारी चीजें क्या होंगी, तय होंगी। हालांकि उसके बाद भी प्रेसिडेंट के पास में कुछ इमरजेंसी पावर होती हैं, आपातकालीन शक्तियां होती हैं, उनका वो प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो बीच में सीज फायर के टॉक्स पर, लेकिन दोनों ही अब नहीं पाई। एक तो इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक, दोनों ही तरह के दबाव जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अभी तक आप सीज फायर करने के बाद में कोई टॉक्स नहीं कर पाए, अपनी बात को बना नहीं पाए। ईरान लगातार अपनी बातों को मनाने का प्रयास कर रहा है कि जो मेरी बात है वो मैं लेके चलूं, और अमेरिका का जो तुरुप का इक्का था उसने ब्लॉकेज करके कर ही दिया है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा तुरुप का इक्का चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही बहुत बड़ा इक्का, प्रेशर टेक्निक है और कुछ नहीं। मैं इसको प्रेशर टैक्टिक्स ही मान रहा हूं, क्योंकि देखिए रीजन क्या है कि अमेरिका भी इस वॉर को लंबा नहीं खींचना चाहता निर्मला जी। आज ही आपने देखा होगा अमेरिका के जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, उसने बताया कि 25 अरब डॉलर हमने खर्च कर दिए हैं, और 25 अरब डॉलर वो डिपार्टमेंट घोषणा खुद कर रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ इससे कहीं ज्यादा खर्च हुए हैं, और वहां पर अगर आपकी फोर्स भी डिप्लॉयड रहती हैं तो उन डिप्लॉयमेंट में भी अच्छा खासा खर्च होता है। ये हमारे रक्षा विशेषज्ञ सब जानते भी होंगे। दूसरी बड़ी बात क्या है कि देखिए जब भी किसी वॉर को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको एक इंटरनेशनल सिनेरियो में देखना पड़ता है। चीन की जिस प्रकार से अग्रेसिवनेस ताइवान की ओर बढ़ रही है, तो मुझे ये भी लगता है कि अमेरिका इस बात को जानता है कि अगर हम इस वॉर में बाद आगे उलझे तो हो सकता है कि चीन दक्षिण चीन सागर में कोई बड़ा खेल या कोई बड़ा एक्शन ले ले। तो मुझे लगता है कि अमेरिका इस वॉर से निकलना चाहता है, प्रेशर टैक्टिक्स डालना चाहता है, ताकि बातचीत जो है वो अमेरिका की शर्तों पे हो। कुछ रिबेट देने को भी अमेरिका तैयार है, और ईरान भी इस समय वॉर की स्थिति में जाने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन इजराइल इस स्थिति को चूकेगा नहीं, क्योंकि ईरान पूरे प्रेशर में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका एक फेज सेविंग करके बाहर निकलना चाहता है, और इजराइल ईरान के बीच में इस वॉर को कंटिन्यू कराकर अमेरिका बैकएंड सपोर्ट करेगा, जैसे चीन और रशिया आज ईरान को बैकएंड इजराइल तो अमेरिका पर ही डिपेंडेंट होकर युद्ध लड़ रहा है ना पूरी तरह से। नहीं देखिए, इजराइल तो पूरा अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन डायरेक्ट वॉर जो अमेरिका ईरान में हुआ उससे अमेरिका अपने आप को निकालना चाहता है। अभी आप जानिए ईरान जो लड़ रहा है वो चीन और रशिया के सपोर्ट में लड़ रहा है। तो अमेरिका भी चाहता है कि हम इजराइल को ही कैप्टन बनाएं, इजराइल फाइट करे, हम बैकएंड आ जाए और बैकएंड से हम सपोर्ट करें इजराइल को। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी पे अमेरिका आना चाहता है, लेकिन ईरान उसको निकलने नहीं दे रहा है कि एक जो फेज सेविंग होता है उससे अमेरिका निकल जाए, तो ये दिक्कत ईरान को हो जाएगी। और ईरान क्यों नहीं चाह रहा है, क्योंकि ये बात चीन और रशिया नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जो मुझे लगता है बड़ा गेम जो है रशिया की ओर से अगर कोई डिप्लोमेटिक पहल की जाए और मीडिएटरशिप के लिए बात की जाए, जैसे कि बात आई भी थी, आप जानते होंगे विदेश मंत्री ईरान के जो हैं वो रशिया गए भी थे, और रशिया की ओर से बात रखी भी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रशिया को ही यहाँ पर इंटरवीन अमेरिका भी सहमत होगा, लेकिन उससे अमेरिका को दिक्कत ये है कि रशिया की डिप्लोमेसी क्या हो जाएगी, वो इस एरिया में प्रभावी हो जाएगी, जो अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बनेगी। लेकिन मुझे तो इसमें कई और भी बड़े अलग अलग एंगल नजर आते हैं। मुझे लग रहा है मिडिल ईस्ट की लड़ाई तो इतनी ज्यादा दिलचस्प हो गई ना, डोनाल्ड ट्रंप अपनी रणनीतियों के साथ में पूरी दुनिया को किस तरह से उलझा चुके हैं। एक तरफ वो खुद ये दावा करते हैं कि भाई उनके पास में वेनेजुएला का बड़ा तेल है, वेनेजुएला के उनके पास में बड़ी ताकतें हैं, और दूसरी तरफ उनके तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, वहां पर जनता भी परेशान है। जी निपुण जी कुछ कह रहे हैं, कंटिन्यू। देखिए नैना जी, मैं इसमें एक बात कहूंगा। देखिए कई एंगल है चीजों को देखने के, लेकिन एक बात आप जानिए, चीन को जो सबसे बड़ी सप्लाई पिछले दिनों कर रहे थे तेल की, काफी हैवी डिस्काउंट रेट पर, वो वेनेजुएला और ईरान कर रहे थे। आज अमेरिका ने दोनों ही सप्लाई रोक दी है, किसकी, चीन की। तो हम केवल ये माने कि अमेरिका को लाभ कुछ नहीं हुआ है, अमेरिका ने एक पावर गेम किया है। और ऑयल का भी इसमें आप एंगल देखिएगा कि अगर वेनेजुएला से पूरा तेल बंद कर दिया गया चीन का, और साथ में ईरान का भी ब्लॉकेज कर दिया गया है, तो चीन की तो सप्लाई बाधित हुई है ना, ये भी तो आप देखिए ना। और तो इसमें अमेरिका अपना भी तो ऑयल,
हाँ, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है इस पावर गेम में। देखिए कितना शांतिपूर्वक हमने देखा, यूएई ने कह दिया कि भाई वो तो ओपेक से भी दूर जाएगा। वहां पे पूरा एक अलग तरह की उलझन हो गई। सऊदी अरब और यूएई आपस में पहले उलझे हुए थे, ओपेक और ओपेक प्लस को एक तरह से जो लीड करते थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि यूएई का भी ये एक्शन वो भी अमेरिका के थ्रू बड़ा प्रभावित है। अच्छा, मैं यही बात शशि अस्थाना सर आपसे समझना चाह रही हूँ। जैसे पावर गेम की बात यहाँ पर जो निपुण जी कर रहे थे, इस पावर गेम में कई ऐसे हिडन बड़े अलग अलग पॉइंट्स छुपे हुए हैं, बड़े अलग अलग लूप होल्स छुपे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई फाइनल हैमर है ये, फाइनल प्रहार है ये। तो ईरान भी कह रहे हैं कि ठीक है आप फाइनल प्रहार कीजिए, हम भी करेंगे बड़ा पलटवार। अब ईरान के पास में ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है? देखिए, ईरान के पास दो तुरुप के इक्के हैं। पहला है जो रेड सी को बंद करना, हूदीस को बोल के रेड सी को बंद कर सकते हैं वो। तो अगर उन्हें लगता है कि एक जैसे ट्रम्प बोल रहे हैं तूफान आने वाला है, तो अगर इनका तूफान आया तो उधर से रेड सी में भी तूफान आ जाएगा, पहली बात। और दूसरा ये है कि उन्होंने कभी कुछ समय पहले एक लक्ष्य जाहिर किया। सर, जिस तरह से अगर हम देखते हैं अभी इस जगह पर हॉर्मुज के आसपास, तो पूरा होल सोल कंट्रोल ईरान के पास में रहा है। लेकिन क्या रेड सी उसके लिए इतना ज्यादा इजी होगा? कब तक हुती टिक पाएंगे? नहीं, हुदीस ने पहले भी बंद किया था और अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन हुदीस को खत्म नहीं कर पाए थे वो उस समय भी। और जो तो ऐसा नहीं है, हुदीस को अभी उस ट्रम्प कार्ड को उन्होंने भी खेला नहीं। दूसरा, उन्होंने, आपको याद होगा कुछ समय पहले एक मैप जारी किया था अंडर सी केबल्स का, और अंडर सी केबल्स का भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सारे गल्फ कंट्रीज की और उधर से बाकी जो ईस्टर्न एरिया की सबकी वहां से केबल्स निकलती हैं, और केबल्स काटना आसान है, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो ये दो ट्रम्प कार्ड जो हैं ये ईरान के पास हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो मर्जी बोलते रहे कि मेरे पास ये कार्ड है और वो कार्ड है, तो कार्ड उधर उनके पास भी हैं। और अभी और बड़े कार्ड है उसके पास, तो ईरान के पास बड़े कार्ड। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, इस लड़ाई से एक और पूरे विश्व के लिए, मैं लड़ाई स्टडी करता रहता हूं, मेरा ये काम है, तो ये एक नई चीज पता हो गई कि आप चाहे कितने भी आप मिलिट्री का कितना सामान इकट्ठा कर लीजिए, आप कितनी बड़ी मिलिट्री एसेट्स लेके चले जाइए, लेकिन ज्योग्राफी का एक अपनी अहमियत है, पहली बात। और दूसरी चीज, जितना आप वर्चस्व फैलाते हैं वो आपकी कमजोरियां भी बन सकता है। तो जितने एसेट्स अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज में लगाए वो सारे के सारे अभी कमजोरियों के तौर पे नजर आए। जितना इन्वेस्टमेंट वहां किया उन्होंने, इतने बेस बनाए, सारे बेस उजड़ गए हैं। और ये तो अमेरिका की डैमेज अभी पता नहीं चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि उन्होंने मीडिया के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, नैरेटिव पे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन काफी डैमेज हुआ है। और उसी मुताबिक जिस बेसिस पे वो आए थे, और दूसरा आप जो ये बिग पावर गेम की आप बात कर रहे थे अभी, उसी पे मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि देखिए, एक बड़ा जो गेम था वो ये है कि गल्फ कंट्रीज जो उनको ये था, उनका अरेंजमेंट था अमेरिका के साथ कि भाई हम डॉलर में इसको बेचेंगे तेल को। अगर तेल डॉलर में बिकता है तो अमेरिका को फायदा होता है। अमेरिका की ने जितना लोन लिया हुआ है वो तभी वो उसको संभाल सकता है जब पूरे वर्ल्ड की करेंसी जो है, जो रिजर्व जो है वो डॉलर में, और सारा तेल का व्यापार डॉलर में हो। अभी वेनेजुएला ने डॉलर से बंद करके और युआन में इनको चीन को देना शुरू किया था, वो वेनेजुएला के पीछे पड़े। ईरान ने भी वही किया, अभी ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। बीच में ब्रिक्स कंट्रीज पे हल्ला कर रहे थे वो कि लोकल करेंसीज में कर रहे हैं ये ट्रेड, क्योंकि ये जो ट्रेड का और जो पेट्रो डॉलर का जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही अमेरिका को की जो डॉलर का वर्चस्व है उसको रखता है। और जो वर्ल्ड के ऊपर अगर अमेरिका राज कर रहा है तो वो फाइनेंशियल क्लाउड के कारण कर रहा है, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल पकड़ है वो बहुत स्ट्रांग है। और उसी को अगर वो चैलेंज होती है तो उसको उसकी हर चीज गड़बड़ा जाती है। उसकी अर्थव्यवस्था में इतनी जान नहीं है कि डॉलर का वर्चस्व कम हो जाए और अमेरिका फिर सुपर पावर रह पाए। तो इसलिए ये एक और कारण बन जाता है कि क्यों वो लोग अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे। हालांकि बातचीत तो हो रही थी, लेकिन ये एक और पावर गेम है। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीन चुप क्यों है। अगर हर एक आदमी सोचता है यार चीन को अगर इतना नुकसान हो रहा है तो वो चुप क्यों है। चीन ये सोच रहा है कि चीन की अपनी कैलकुलेशन ये है कि देखिए, अमेरिका ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगा, 60 दिन अभी होने वाले हैं, देखते हैं कांग्रेस क्या करती है। उसके बाद मैक्सिमम क्या है, 30 दिन और बढ़ा सकता है प्रेसिडेंट अपनी पावर से,
इमरजेंसी को, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। तो अब चीन ये बोल रहा है इतना टाइम तो मैं ऑयल की मुसीबत संभाल सकता हूँ, मैं क्यों अपनी मार्केट खराब और करूं? सर मुझे लग रहा है अमेरिका कि के चीन अंदर और ने यूरोप के अंदर खासतौर से रशिया हो या फिर ईरान हो, चीन ने तो अपना पूरा एक तरह से बैलेंस सेट करके रखा है। उसकी जो आपूर्ति थी, जो कमी हो रही थी, वो बाकायदा उसने कंप्लीट कर ली। वो लंबी सोचते हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये अपने आप मुसीबत में आ जाएंगे, मैं जरा, और वो कहते हैं ना कि दुश्मन अगर मिस्टेक कर रहा है, गलती कर रहा है, तो आप उसको गलती करने दीजिए, वो बेस्ट चीज है। तो वो चीन वो उसी एंगल पे चला हुआ है। ठीक है। रूस का ये एंगल है कि भाई अगर ये तेल की कीमत बढ़ रही है तो मुझे तो फायदा ही हो रहा है, क्योंकि उसका तेल महंगे दामों पे बिक रहा है जितना भी वो बेच पा रहा है, और अभी तो उसकी मार्केट की भी परेशानी नहीं है, इतने लोग मांग रहे हैं चीन का रूस का तेल। और अभी मैंने सुना है कि यूरोपियंस भी कह रहे हैं कि नहीं, हम रूस से तेल लेंगे दोबारा से। कम से कम हंगरी और स्लोवाकिया ने तो शुरू कर दिया, और यूक्रेन को भी मना लिया कि भैया बंद मत करो पेट्रोल की लाइन। तो ये जो सुपर पावर्स हैं वो इस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। इसीलिए आप देखें कि पूरा वर्ल्ड हालांकि परेशान है, लेकिन सभी चुप बैठे हैं कि चल ठीक है, इन दोनों को आपस में इनका एंड्योरेंस पहले समाप्त होगा, हमारे एंड्योरेंस समाप्त होने से पहले। सर चीन यहाँ पे बाजीगर बनने की कोशिश कर रहा है, और एक और था पड़ोसी मुल्क जो बाजीगर बनने की कोशिश कर रहा था। उससे लग रहा था कि भाई शायद इस मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच में अपने जो दाग हैं वो साफ कर लिए जाएंगे, लेकिन वो तो फिलहाल होते हुए नजर नहीं आ रहे। संजीत सिरोही जी, आखिर अभी भी ऐसा लग रहा है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां हैं वो वॉर की तरफ जाएंगी, या फिर ये प्रेशर टैक्टिक्स है, वो चाहते हैं कि बातचीत का जरिया एक तरह से निकाला जाए, ईरान को भी ये पता रहे कि भाई ईरान युद्ध आगे बढ़ाना सभी के लिए कितना ज्यादा घातक है? बिल्कुल नैना जी, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, पहले भी मैंने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की धमकी है, और ये उनको पता है कि लड़ाई से वो ईरान से नहीं जीत सकते। उनके पास जो ऑप्शंस की बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास क्या ऑप्शन, क्या विकल्प है, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। जो विकल्प थे सब खत्म हो गए। लास्ट जो विकल्प उनका था वो नेवल ब्लॉकेड करने का था। इसके बाद उनके पास मिलिट्री ऑप्शन कोई नहीं है। डिप्लोमेटिक ऑप्शन जो है उनके पास है, लेकिन वो डिप्लोमेसी को इस तरीके से करना चाहते, कोरेजन करके, डरा के, धमका के, जो है ईरान जो है घुटने अपने टेक दे। और उन्होंने अब ये सोचा है कि सिरोही सर, एक और बात रही ना, खासतौर से ये कहा जाता रहा है कि युद्ध में हालांकि एथिक्स की या ह्यूमैनिटेरियन की बात अगर की जाए तो बड़ी बेईमानी हो जाती है। ईरान ने इसके अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कई बार ऐसे मिडनाइट हैमर या अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम दिया, लेकिन तब भी ईरान झुका नहीं। तो इसी वजह से इस बार ऐसी जगह पर चोट किया कि सीधे वो इतना दर्द इतना ज्यादा गहरा हो, घाव इतना ज्यादा गहरा हो, टूट जाए ईरान, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाया। वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये अंदाजा लग गया है कि आप बमबारी करने से आप नहीं जीत सकते, ग्राउंड ऑपरेशन आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ग्राउंड ऑपरेशन कर दिया तो अगले 10 साल तक आप निकल नहीं पाओगे। तो उन्होंने जो बेस्ट ऑप्शन जो उन्होंने कहा है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो, जो ईरान के पोर्ट्स है उनको ब्लॉकेड कर दो, ताकि जो ईरान से जो उसकी लाइफ लाइन थी, उस लाइफ लाइन को अगर आप चोक कर देंगे तो उसके बाद ईरान जो है घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि मिलिटरीली अब वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेशक वो बोलते रहे कि स्टॉर्म इज कमिंग एंड नोबडी कैन स्टॉप इट, देयर इज नो स्टॉर्म। स्टॉर्म जितनी थी वो खत्म हो चुकी है। अब तो वो जो है सिर्फ डरा के इस कोशिश में है कि किसी तरीके से जो है ईरान जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए, उनकी शर्तों को मान ले। इसलिए उन्होंने जो है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है ब्लॉकेड लगाया हुआ है, लेकिन वो भी उनका जो है फिलहाल लगता नहीं है काम कर रहा है। क्योंकि जो मेन, अब अगर आप देखें, जो पूरा का पूरा जो अब ये डिसीजन मेकिंग है वो इतना जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के पास नहीं है ईरान में। अब ज्यादातर जो कंट्रोल कर रहा है वो IRGC कंट्रोल कर रहा है, और IRGC तो अयतुल्लाह खमैनी ने जो है रेज इसीलिए किया था कि जो उनका सोच विचार है, जो उनकी जो पॉलिसी है, उसको जो है वो हिफाजत करे। तो IRGC कभी भी जो है इन चीजों को, शर्तों को नहीं मानेगा, और वो बेशक कितने भी, और उनके तो जो है जज्बा और जुनून इतना है कि शहीदी उनके खून में है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब जो है लास्ट में आके मैं ये कहूंगा, लैंग्वेज यूज करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब थक गए हैं। इसलिए थक के जो है बार बार जो है सिर्फ धमकी दे रहे हैं, और धमकी वही आदमी देता है जो कि अंदर से खोखला होता है। जिसको कुछ करना होता है उसको धमकी देने की जरूरत नहीं होती, उसके एक्शन स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो इसलिए मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं बाकी जो पैनलिस्ट भी कह रहे,
डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने का। और वो जो चाहते थे चाइना के ऊपर प्रेशर डाले, मैं तो कह रहा हूँ इसमें जो पूरी जो गेम चल रही है, इसमें जो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो चाइना है। रशिया यूक्रेन में कमजोर हो रहा है, अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में कमजोर हो रहा है। चीन एक ऐसा देश है जो अपनी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो उनकी तैयारी है उसको पूरा कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ नैना जी, आप देखना, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब इस लड़ाई में इसी तरीके से फंसे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब चाइना जो है ताइवान को इन्वेड करेगा, तो उस केस में अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जी सर, और यही बात तो मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो हो जाती है, सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी कि भाई नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, उन्होंने कोशिश की थी कि युद्ध रुकवाकर वो अपनी बड़ी छवि कर ले, उन्होंने कोशिश की थी कि इजराइल के माध्यम से अगर यहाँ पर दबाव बनाएंगे तो नेता अपने लोगों के बीच में दुनिया के सामने बड़े अपने आप को कर लेंगे, लेकिन चारों तरफ से घिर गए हैं। डी-डॉलराइजेशन का जोर होने लगा, ये जो तमाम डील्स हो रही हैं वो अब डॉलर की बजाय वो स्थानीय जो मुद्राएं हैं एक तरह से उस पर चर्चा होने लगी है। यही बात तेजावत जी, और क्या जो अभी खासतौर से सिरोही सर ने भी कही कि बातचीत के लिए भी एक तरह से प्रेशर बनाने की तरीका है, क्या ये न्यूक्लियर डील वाली जो पहले बात कही गई कि भाई प्री कंडीशनड हो न्यूक्लियर डील और उसके बाद में ही किसी तरह की कोई चर्चा की जाएगी, क्या ये एक लास्ट ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, और क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा? हाँ, बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा नैना जी। अगर वो कह दें कि ईरान अपने अस्तित्व को पूरा, उसकी जो सब कुछ है वो अमेरिका के हाथ में सौंप दे, तो ईरान कभी नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही आपने इसके बारे में समझौता कर लिया कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो हम आपको दे देंगे, तो ईरान ने तो अपने हाथ ही काट के दे दिए। वो रूस भी अगर ये कह देता है कि आप हमें दे दीजिए, हम उसकी सुरक्षा करेंगे, तब भी ईरान तैयार नहीं होगा, क्योंकि अंदर क्या और राजनीति कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक चीज जो आपने कही नैना जी वो वाकई है, चीन और अमेरिका के बारे में लोग ये सोच रहे हैं कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, पर एक चीज हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जब खासकर हम भारत के संदर्भ में सोचते हैं, दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और इसका कारण देखिए, बिल्कुल, और वो कैसे हैं देखिए, दोनों ही साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्ट देश हैं। दोनों के यहाँ पे, खासकर चीन के यहाँ पहले किसी जमाने में जो कॉर्पोरेट लॉबी थी वो ताकतवर नहीं होती थी, पर अब है। चीन में भी है और रूस में भी है जो अपने आप को साम्यवादी बोलते हैं। अभी आपको पता हो कि प्रेसिडेंट पुतिन के एक खास करीबी आदमी के बहुत ही महंगे से जहाज को, बहुत ही लग्जरियस जहाज को वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया गया, जबकि दुनिया के सारे जहाज उसको देखते रह गए। तो हमें पता है कि ताकतवर और अमीर लोगों की ये दुनिया है और उसमें उनका क्या चल रहा है। चीन भी उससे अछूता नहीं है। अगर अमेरिका के खिलाफ चाहता है तो वो अपने जो इतने बड़े पैमाने पे जो उत्पादन करता है वो बेचेगा कहाँ? सबसे बड़ा जो खरीदार है वो तो अमेरिका ही है, यूनाइटेड स्टेट है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका चीन को नाराज करता है तो रेयर अर्थ मिनरल वो बंद कर देगा, पेट्रोलियम तो एक जमाने में खत्म हो जाएगा, फिर बैटरियां बनाएगा कहाँ से अमेरिका? तो ये दोनों ही देश हैं वो दूसरे पे अंतर निर्भर है। आपने देखा होगा। अरे लेकिन ऐसे ईरान को तो फ्री हैंड भी नहीं दिया जा सकता ना, फिर तो ठीक है जो भी है, ईरान को फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता, कंट्रोल कौन करेगा, कैसे होगा? जी बिल्कुल, ये सही है कि ईरान को क्या नहीं दिया जा सकता नैना जी? फ्री होल्ड खुला हाथ तो नहीं दिया जैसे। यस, ईरान को कहाँ फ्री होल्ड है नैना जी? कहीं पर भी तो नहीं है। नहीं, इतना नहीं, तो मैं अभी दबाव का बोल रही हूँ कि जैसे अगर वो चाहे बात यूरेनियम संवर्धन की हो या फिर बाकी सारी चीजों को लेकर, क्योंकि ईरान की नीयत भी इतनी ज्यादा पाक साफ तो है नहीं। नहीं, देखिए एक चीज देखना पड़ेगा नैना जी, भारत कभी नहीं चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर पावर हो। मैं भारत की नजर से ये अलग है कि अभी मीडिया की सहानुभूति ईरान को लेकर है, क्योंकि एक तरीके से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं, तो वो हम समझ सकते हैं। पर एक और बगल में न्यूक्लियर देश, और वो जबकि वो जो उस इस्लामिक दुनिया का नेता बनना चाहता है, तो भारत कैसे चाहेगा कि वह एक तरीके से परमाणु ताकतवर देश बन जाए? आपकी इस बात पे अस्थाना जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे मोहन जी और निपुण सर का रुक कर रही हूँ जी। प्लीज। हाँ, देखिए ऐसा है कि न्यूक्लियर ताकत बनेगा या नहीं बनेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अब पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर हथियार होना, न्यूक्लियर एनरिचमेंट उनको कर सकना चाहिए। ये जो उनकी रिक्वायरमेंट है ये तो बिल्कुल जेन्युइन और जायज़ है। आज की डेट में एक बांग्लादेश में न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है,
अब आप कंपेयर कीजिए, हम लोग बहुत बोल रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देना चाहिए, बड़े जोश से बोलते हैं हम, लेकिन आप जरा यही बताइए मुझे कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें टॉप पर इस समय है पाकिस्तान। मैक्सिमम कैजुअलिटीज टेररिज्म से होती हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल मैक्सिमम यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं। उसको न्यूक्लियर बम से किसी को तकलीफ नहीं है, क्योंकि अमेरिका को तकलीफ नहीं है, इसलिए सारे खुश हैं। सारी दुनिया जो है आजकल अमेरिका की हाँ में ला देती है। तो मुझे अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम से अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम हो सकता है तो मेरे हिसाब से तो किसी के पास भी हो सकता है। जापान के पास क्यों नहीं हो सकता? क्यों जापान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहिए अगर पाकिस्तान बना सकता है तो क्योंकि उसको भी खतरा है उतना ही। तो ये चीजें जो है, साउथ कोरिया को क्यों नहीं बनाना चाहिए अगर नॉर्थ कोरिया बना सकता है तो ये अलग अलग पैमाने अलग अलग देशों के लिए माने जाते हैं और ये एक पैमाना इन्होंने सेट करा हुआ है। तो ईरान का यही कहना है कि देखिए, मैं न्यूक्लियर मैंने एनपीटी साइन की हुई है, ठीक है। एनपीटी साइन करने के बाद मुझे हक है कि कम से कम मैं अपने इस लेवल का तो यूरेनियम एनरिच करूं। वो बात दूसरी है, हम मानते हैं कि उसने 60% यूरेनियम एनरिच किया है, लेकिन उसको भी अगर आप ध्यान से देखें लॉजिक क्या है, उसको पता है कि अगर उसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है तो उसकी वो हालत हो रही है जो आज है। अगर उसके पास न्यूक्लियर बम होता तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं, जैसे वो किम को बोलते हैं कि नहीं, ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, तो वैसे स्मार्ट पर्सन करके हाथ में लाते हैं उनसे। और सर यही तो बात है कि ये प्रॉब्लम है। और सर यही तो दोहरी रणनीति है। तो आयतुल्लाह खुमानी ने नहीं बनने दिया, अदरवाइज बन गया होता अभी तक। और ये तो उससे बार बार ये बात बोली गई है ईरान की तरफ से। मोहन जी, यही बात तो बार बार ईरान भी कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है इन सारी चीजों की, हम उसका न्यूक्लियर हथियार हम बनाएंगे भी नहीं, लेकिन अगर ये हमारी संपदा है तो हम कैसे अमेरिका के हाथों में कंट्रोल दे दें? मोहन जी, क्यों? उसका दूसरा रीजन है, जो एनरिच 60% एनरिच्ड यूरेनियम है उसको डर्टी बॉम्ब में तो डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है, आज की डेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और वो डर्टी बॉम्ब जो है वो भी बहुत भयानक मुसीबत है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो वो जो है, ये लोग इसीलिए डरे हुए हैं कि यार अगर ये वहां पर हो गया और अमेरिका, अगर ईरान का IRGC का दिमाग घूम गया और उन्होंने वो करने की कोशिश करी तो सारे गल्फ कंट्रीज जो हैं उनको मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, मैं यही सवाल मोहन जी और निपुण जी से लेना चाह रही हूँ। मोहन जी, बार बार कई बार होता है कि जिसके ऊपर जो आरोप लगाया जाए, भले उसने वो गुनाह नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो कहते हैं कि भाई इससे अच्छा मैं कर ही लेता हूँ, मेरे ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं। तो ये कहीं वो प्रेशर और दबाव बनाने कहीं उल्टा ना पड़ जाए। मोहन जी, सर ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी। देखिए, जब से सीज फायर हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, और जब से ब्लॉकेड लगाया हुआ है अमेरिकन ने, तो ईरान का तकरीबन जो है वो $6 बिलियन का लॉस हो चुका है अभी तक। जो एक मोटा मोटी जो आप सोच सकते हैं कि भाई एक हमने जो गेज करने की कोशिश की है भी ईरान का लॉस कितना है, पर एक कंट्री जो तो अभी पूरे 60 डेज से एक्टिव वॉर को झेल रहा है, ओवर एंड अबाउट उसका $6 बिलियन का लॉस हो जाए, और आने वाले टाइम में ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि अगर वो अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करता है तो भी उसके लिए, बंद करता है तो भी उसके लिए मुसीबत होने जा रही है। तो देखिए, जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान तो डेफिनेटली वो थिक सूप में है, लेकिन जो आपने जो बात कही कि जब आदमी सोचता है कि ठीक है अब सब कुछ ही मेरे अगेंस्ट में है, आई हैव बीन पुश्ड टू वॉल, तो अब जो भी है फिर लास्ट एफर्ट कर भी लेना चाहिए। वो एक कर गुजरने की जो एक आदमी के अंदर कुव्वत होती है, उससे भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हालांकि हम लोगों ने इस चैनल पे, मैं चाहता था कि ये डिस्कशन होए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रम्प की बयानबाजी चल रही है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़े सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो मैं एक स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था पाकिस्तानी प्रेसिडेंट का, वो कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत ऑन है, डिप्लोमेटिक चैनल ऑन है, दोनों फरीक जितने भी हैं, अमेरिका एज वेल एज चाइना, ईरान, दोनों से बातचीत भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है आने वाले टाइम में भी बहुत जल्दी हमें। लेकिन इतना हल्के में लेना चाहिए क्या मोहन जी?
नहीं, हल्के में तो डेफिनेटली नैना एज ए फौजी मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि दुश्मन को हल्के में लेना चाहिए। ठीक और डेफिनेटली जिस तरह के ईरान का जो बैकग्राउंड है या फिर अमेरिकन का बैकग्राउंड है, तो दोनों कंट्रीज हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हालांकि दोनों के लिए लड़ाई करना भी मुश्किल है, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी एक छोटा सा न्यूज और आया है कि वो जी। हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, वो हिजबुल्लाह जो एज ऑफ नाउ जो ड्रोन यूज कर रहे हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन्स हैं। मतलब वो फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन जैसे कि बाकी ड्रोन्स को आप रिमोटली कंट्रोल नहीं होते हैं भाई, दे आर कंट्रोल्ड बाय ए वायर, बाय हैंड हेल्ड वायर। तो आप उसको सकते हैं वो दे आर नॉट ससेप्टेबल टू जैमिंग व्हिच इजरायलीज वर डूइंग अदरवाइज। तो आप समझिए कि आने वाले टाइम में जो हमने टेक्नोलॉजी बनाया कि भी ड्रोन्स को आप जैम कर सकते हैं, लेकिन वो हिजबुल्लाह जो कि सपोर्टेड बाय ईरान है, अगर उस तरह का वेपन्स, उस तरह के ड्रोन्स ईरान ने यूज किए अगेंस्ट अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, तो मेरे ख्याल से अमेरिकन को भी इसमें कोई बहुत ज्यादा इजी केक वॉक नहीं मिलने जा रही ठीक है, है। चीजें मुश्किल होने जा रही हैं ठीक है, उनके ठीक है लिए। सर, तो ठीक है जैसा सर, कि मेरे ख्याल से सभी विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल। अच्छा यही होगा कि दोनों फिर एक आपस में बैठ के बात करें, दुनिया की भलाई की अब बात मुझे करें। लग रहा है कि आज शायद बातचीत या आज थोड़ी आगे की रणनीति तैयार हो जाए, क्योंकि सेंटकॉम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अभी आज तमाम जो अपडेट्स हैं वो दे रहे हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट में क्या तनाव है, किस तरह की स्थिति है, ईरान कितना झुक रहा है या ईरान कितना अड़ा हुआ है। अच्छा निपुण जी, ये जो फाइनल हैमर की बात है या फिर पलटवार करने की जो बात है, कहा जा रहा है एक तरह से फॉल्स है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ धमकी भर है और कुछ नहीं है। लेकिन ये धमकी पूरी दुनिया के लिए कितनी घातक होती हुई नजर आ रही है? आज सेंटकॉम की जो मीटिंग है उसके बाद में आगे की रणनीति स्पष्ट होंगी क्या? देखिए नैना जी, अभी मैं सबको सुन रहा था, हालांकि सब मुझसे बड़े हैं। तेजावत जी तो ठीक है मेरी उम्र के हैं, बाकी सब अनुभवी हैं, बड़े हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो वो एक कोरी कल्पना जैसी होती है। और एक हमारे पॉलिटिकल थिंकर हुए मार्गेंथाउ ये कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है वो शक्ति की राजनीति होती है, और जिसके पास शक्ति होती है वो उसका प्रयोग करता है। अगर ईरान को एटॉमिक वेपन बनाने दे, मैं शशि सर की बात से एक रिप्लाई बस कर रहा हूँ, हालांकि बड़े हैं, बस मैं एक बात उन पर रख रहा हूँ। अगर ईरान को परमिशन दी जाती है कि आप एटॉमिक वेपन बना लीजिए, तो ये केवल इजराइल के लिए खतरा नहीं है। जितने अमेरिका के अलाइज हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, वो सब जगह बैठे हैं। यूएई आज ओपेक से बाहर क्यों हो रहा है? यूएई ओपेक से बाहर होने की वजह यही है कि जिस प्रकार से गल्फ के कंट्रीज डिफेंसिव मोड में बैठे हुए हैं और ईरान को खुली छूट दे दी है कि उनकी जमीन पर हमला करे, तो यूएई इस बात से चिंतित है कि हमारी सारी इमेज, हमारा सारा इन्वेस्टमेंट खराब हो रहा है। तो मतलब एक पहलू नहीं होता, कई सारे आप देखेंगे पहलू शामिल होते हैं। दूसरी बात, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि इस वॉर को एक्सटेंड हो, क्योंकि अमेरिका का सिंपल है कि मुझे मुनाफा कमाना है, ना कि खर्चा करना है। वो तो चाहता है कि दुनिया लड़े और दुनिया को फंड करे, दुनिया में पैसा लगवाए, दुनिया के हथियार खरीदवाए, यानी कि दुनिया हमसे हथियार खरीदे। अगर वो खुद ही वॉर में उलझ जाता है और इस प्रकार की स्थिति होती है, वेनेजुएला में तो अमेरिका ने कमाल करके दिखा दिया कि हम उठा के लिया है और एक दबदबा बिठा दिया था, लेकिन ईरान ने उसके उस दबदबे को चुनौती दी है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि इस वॉर को एक्सटेंड पे लिया जाए, क्योंकि ईरान पे जो IRGC का कंट्रोल है, जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि IRGC जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। और यही बात क्या होगा कि अगर आपने उस मोड़ पे चले गए ईरान के साथ में, जो अफगानिस्तान की स्थिति हुई, तो कितने खर्चे अमेरिका के होंगे ये अमेरिका जानता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अमेरिका कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहा है, कैसे भी करके बातचीत हो और बातचीत में अमेरिका की शर्तें मानी जाए। ये भी बात है कि अमेरिका काफी लिबरल भी हो रहा है ईरान की बातों को लेकर, कुछ खर्चों को लेकर भी लिबरल हो रहा है, लेकिन बात ये है कि अमेरिका को अपने दबदबे के साथ बाहर निकलना है, ना कि ईरान के दबदबे के साथ। और अगर ईरान के दबदबे से बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये होगा कि रशिया और चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो इस एरिया में बढ़ जाएगा, जो अमेरिका के लिए घातक होगा। और अमेरिका में ये बात मानूंगा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ये वॉर है, जो हम वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की बातें कर रहे थे, मुझे उस ओर लग रहा है नाटो भी बिखरेगा बाद में, ओपेक बिखरने की स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारे नए इक्वेशन स्टैब्लिश होंगे इस वॉर के बाद में। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया आखिर किस मोड़ की ओर या किस दौर की ओर जा रही है।
हाँ, जी लेकिन नाना जी। लेकिन देखिए ना निपुण जी, इसके बाद में किस दौर की तरफ जा रही है, तो काफी आगे जाकर चेंजेस पता चलेंगे ना। लेकिन ये जो ये पूरा ट्रांजिशन है, ये तो बड़ा घातक हो रहा है। मैंने आपको सऊदी अरब का भी जिक्र किया था, और ये भी अमेरिका की एक तरह से बड़ी टैक्टिस ही है क्या मिडिल ईस्ट पर, या फिर ईरान को अपने कंट्रोल में करने की? नहीं, देखिए, मैं तो कहा कि ईरान को जब तक अगर अमेरिका कंट्रोल नहीं करता है या ईरान इस स्थिति में ना आए कि अमेरिका फेस सेविंग करके निकल जाए, ये तो आप जान लीजिए कि किसी भी कीमत पर इजराइल ईरान को एटॉमिक प्रोग्राम चलाने नहीं देगा। और जो रशिया ने कहा है कि हम ले लेते हैं जो ईरान का परमाणु संवर्धन है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर ही सहमति बनेगी। IRGC अमेरिका को देने को तैयार नहीं होगा, रशिया को एक बार को तय हो सकता है। और हम जानते हैं पहले भी कई बार इन्होंने हमें ईरान के जो एटॉमिक प्रोग्राम है उस पर कई बार हमले किए, जिसमें फ्रांस भी शामिल हुआ था, आपको याद होगा तो। और बराक ओबामा ने समझौता भी किया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने तोड़ दिया था। तो ये आप जान लीजिए। और इजराइल इज द कैप्टन, इजराइल कैप्टन है। इजराइल को सीधा लगता है कि अगर ईरान ने एटॉमिक वेपन बना लिया तो सीधे इजराइल के अस्तित्व का प्रश्न है, और गल्फ के कंट्रीज भी ईरान से हैप्पी नहीं है। तो ये एक बड़ा टेक्निकल सा भी कह लीजिए या बड़ा, पर ये बात जरूर है कि ईरान को जो सर ने कहा था कि जो उसको स्ट्रेटेजिक एज उसकी ज्योग्राफी की वजह से मिला है, वो ईरान को बहुत ताकत दे रहा है। और ईरान को बैक में जो चाइना रशिया का सपोर्ट है, यही ईरान की ताकत है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईरान इज ए फोर्ट, ईरान किला है किसका? चीन और रशिया का। और ईरान ऐसा एक किला है, अमेरिका ने बड़ी घेराबंदी कर रखी है उस किले की, किलेबंदी करके रखी उस किले की, लेकिन वो उसे ध्वस्त कर नहीं पा रहा। आने वाले वक्त में आर्थिक तौर से या अन्य तौर से अगर होता है, और अमेरिका की जो फाइनल हैमर वाली जो धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की, स्पेशली तूफान आने वाला है, वो तूफान क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।